इसके बाद ये साउ सुप्रीम हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जो कि एक खतरनाक जगह है। इसको देख के इबुसु की फट जाती है। वो आगे से बताता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है। यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनका ही लेवल 100 के ऊपर होता है। लेकिन ये साउ आगे से कहता है कि तुम बस देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ, तुम बस इंतजार करो। ये साउ जैसे ही अंदर जाने वाला था तो फिर एक बूढ़े बाबा आते हैं, डम्बलडोर के रिश्तेदार, और वो ये साउ से कहते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, पहले से थोड़ा और ट्रेन कर लो, जिसके बाद यहाँ पे आना। अभी इबुसु ने बताया ना कि लेवल 100 से ऊपर होना चाहिए तभी अंदर जा सकते हो, इसलिए बूढ़े बाबा मना कर दिए। या फिर तुम्हारे पास सिटी लॉर्ड का रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए तभी तुम दरवाजा खोल के अंदर आ सकते हो। बाय द वे बूढ़े बाबा ग्रैंड आर्क मेज थे, यानी कि कॉम्बैक्ट मेज, और इनका लेवल 80 था। जिसको देख के ये साउ को समझ में आ जाता है कि इसलिए साला इस जगह पे कोई गार्ड नहीं है, आर्क मेज साला 80 लेवल पे है। ये साउ उस आर्क मेज से कहता है कि मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। तो आर्क मेज उससे कहता है कि खड़े क्या हो, दफा हो जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये साउ उससे कहता है कि मेरे पास लेटर नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुमने खो दिया था और मैं उसके साथ वापस आया हूँ। आर्क मेज आगे से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं खोया है बाबू, तुम यहाँ से जाओ। ये साउ उससे कहता है कि नीचे तो देखो गोल्ड कॉइन पड़े हुए हैं, जिसपे आर्क मेज नीचे झुक के उन गोल्ड कॉइन्स को उठाने लगता है। ये साउ आगे से कहता है कि पीछे देखो और भी पड़े हुए हैं, और गोल्ड कॉइन्स को देख के आर्क मेज खुशी हो जाता है। ये है भाई महागरीब, इन्हें चांदी नहीं देखा, सोना देख के बौखला गई है। ये साउ उससे पूछता है कि बढ़िया लगा, इस पे आर्क मेज आगे से कहता है कि अंदर जाइए सर, अंदर जाइए, गॉड ऑफ वॉर पवेलियन आपके लिए खुला हुआ है, ऊपर से सीढ़ियां ले लीजिए। ये साउ उस आर्क मेज से कहता है कि मुझे तुम्हारा खड़ूस चेहरा पसंद आया, उसे वापस लेके आओ। तो आर्क मेज दोबारा हरामी बनने पे आ जाता है और वो ये साउ से कहता है कि तुम ऊपर जा सकते हो। ये साउ उससे कहता है ये ज्यादा बढ़िया लगा। इस पे इबुसु आगे से कहता है कि साला पैसा कुछ भी करा सकता है, नंगा नाच तक। ये साउ जब हॉल के अंदर जाता है तो फिर उसको यहाँ पे सुप्रीम हॉल की तरफ से कई सारे नाइट गोलम्स दिखाई देते हैं, जिनका लेवल यहाँ पे 100 था, 80 था। बेसिकली ये साउ पैसे दे के इनको हायर कर सकता है अपनी टीम के अंदर, ताकि वो लेवल अप कर सके। यही सुप्रीम हॉल का मेन बिजनेस है, पैसा लेके प्रोटेक्शन देना। इबुसु ये साउ से कहता है कि तुम इनके साथ में आसानी के साथ किसी भी नॉइस विलेज को टेक डाउन कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन ये साउ इनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे इनकी जरूरत नहीं थी। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक पावरफुल गोलम आता है, जो कि ये साउ से कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। इसका नाम बजर्क ब्लड वॉरियर था। ये साउ उसे बताता है कि उसे यहाँ पे डिवाइन लेवल गोलम गार्डियन की जरूरत है, जिसको वो हायर करना चाहता है। जिसपे वॉरियर आगे से कहता है डिवाइन लेवल काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और ऊपर से उनको हायर करना भी काफी ज्यादा पॉसिबल नहीं रहता है। और इसके अलावा ये साउ के स्टैट्स, उसका लेवल बिल्कुल भी यहाँ पे मैच नहीं करता है कि वो यहाँ पे 8 लेवल के गार्डियन को भी हायर कर सके। इसलिए डिवाइन लेवल के गोलम को हायर करना तो भूल ही जाओ। ये साउ उससे कहता है 1 दिन का 1 बिलियन दूंगा। इससे तो वायरर का भी सिस्टम मैल फंक्शन कर जाता है और वो कुछ समय के लिए लोडिंग पे चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही मैल फंक्शन हटता है तो वो मन के अंदर सोचता है 1 बिलियन, ये तो इम्पॉसिबल है भाई, इतना तो पैसा तो डेवलपर्स के पास नहीं था जब उन्होंने बनाया था हम लोगों को। लेकिन जो कोडिंग कर दी गई है वो कोडिंग कर चुकी है, अब ये लोग यहाँ पे रूल्स को मना नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई भी पैसा देगा तो फिर उसे बंदा मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई भी यहाँ पे प्रोटेक्शन लेके जा सकता है। इसलिए वॉरियर उसे कहता है कि उसके पास एक डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर है जो उसकी मदद कर सकता है। वहीं पे इबुसु स्पेल कास्टर का नाम सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये हिडन क्लास में आता है। ये सबको पता था कि ये जो स्पेल कास्टर होते हैं डिवाइन लेवल के, ये काफी ज्यादा वर्सटाइल होते हैं। ये प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं, या तक कि अटैक भी कर सकते हैं। ऑल इन वन पैकेज है ये एक तरीके से। और इसके साथ शुरुआत करना ये साउ के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए वो यहाँ पे इस चीज के लिए मान जाता है। वॉरियर उससे बताता है कि वो उन्हें जब चाहे तब समन कर सकता है, लेकिन ये साउ को पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो 1 बिलियन दिन के 1 रुपए दे सकता है। ये साउ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट असाइन करो, मैं जब चाहे तब पैसे दे सकता हूँ, पैसों की कमी नहीं है, मेरा बाप बहुत पैसे छोड़ के गया मेरे लिए। तो फिर वॉरियर अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है, जिसके ऊपर ये साउ साइन कर देता है। ये साउ जैसे ही साइन करता है तो फिर वॉरियर तुरंत यहाँ पे स्पेल कास्टर को समन कर देता है। स्पेल कास्टर ऑफ कोर्स एक फीमेल ही थी, जो कि आगे से पूछती है कि किसने कॉन्ट्रैक्ट किया भाई मुझे। स्पीड को देख के तो ये साउ भी हैरान था कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। स्पेल कास्टर ये साउ को देख के कहती है अरे ये तो चिकना लौंडा है। इसके बाद वो अपना नाम यहाँ पे डोलोरस बताती है, और ये साउ से कहती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अगले 24 घंटों तक उसे फॉलो करेगी। डोलोरस के स्टेटस बार में सिर्फ उसका नाम ही दिखाया जाता है, बाकी सभी चीजें अननोन थी। यहाँ तक कि ये साउ भी उसके स्टेटस को देख नहीं पा रहा था। वहीं डोलोरस ये साउ से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगी। ये साउ डोलोरस को बताता है कि उसने यहाँ पे उसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज के लिए हायर किया है। हालांकि डोलोरस को डिफिकल्टी के बारे में नहीं पता है, तो वो आगे से कहती है कि नॉइस विलेज के लिए क्या डिफिकल्टी होगी, गॉब्लिन किंग होगा ज्यादा से ज्यादा और उसकी फैमिली होगी। ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, हवा मार के उड़ा दूं इन्हें मैं, ये तो बस अफवाह है, अभी डोलोरस की आंखें बाहर आएंगी। और ये साउ भी उसे नहीं पता था कि मेन काम क्या है, वो उसे बस इतना ही कहता है कि हाँ यही काम है, चलो चलते हैं। जिसके बाद हम डोलोरस को देखते हैं, जो कि आगे से फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए गॉब्लिन्स के ऊपर यहाँ पे आग की बरसात कर देती है, और गॉब्लिन एक झटके के अंदर ही यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। गॉब्लिन्स के ऊपर डैमेज भाई 12 लाख का जा रहा था। इसको देख के तो ये साउ भी हैरान था। वो आगे से कहता है किसी ने चीट कोड इस्तेमाल किया गया भाई, यहाँ पे 12 लाख का डैमेज कौन मारता है एक बार में। वहीं पे जो
कुछ प्लेयर्स थे वो आगे से कहते हैं ये हैकिंग है भाई, हैकिंग है, हैकर है ये, इतना ज्यादा डैमेज कोई नहीं दे सकता है। तो फिर जो बंदा यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा होगा, एक्सप्लोर किया होगा, उसे पता है कि यहाँ पे कोई हैक नहीं है। इस बंदे ने यहाँ पे पक्का एक एनपीसी को हायर किया होगा जो हाईएस्ट लेवल पे होगा। इसके बाद ये सब का लेवल डायरेक्ट 1 से 10 पे आ जाता है और उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं। और क्योंकि वो पहला प्लेयर था जिसने नॉइस विलेज के अंदर लेवल 10 को अचीव किया है, तो फिर उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और भी ज्यादा मिलते हैं। सत्य में ये सौ वही एक पहला प्लेयर है जो कि यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर लेवल 10 पे सबसे पहले पहुंचा है, तो फिर उसे यहाँ पे 50 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और भी ज्यादा मिलते हैं। और उसके टाइटल को यहाँ पे स्पीड एसेंडर बना दिया जाता है, यानी कि सबसे तेज प्रगति करने वाला। इबुसु योसाओ से कहता है कि बच्चे तुमने लेवल 10 को हिट किया है, अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो लेवल 5 के ऊपर भी गया हो। इसके बाद गेम की तरफ से वर्ल्ड अनाउंसमेंट भी की जाती है कि नाइट सारो यानी कि ये साओ लेवल 10 पे पहुंच चुका है और अभी तक किसी ने भी इस चीज को अवेकन नहीं किया है, और ये साओ की वजह से यहाँ पे लीडर बोर्ड अवेकन हुआ है। और ऑफ कोर्स सभी प्लेयर्स भी इस बारे में बात करने लगते हैं कि ये क्या बवाल है भाई, कोई एक बार में लेवल 10 के ऊपर कैसे पहुंच सकता है। सभी लोग यही कह रहे थे कि ये पक्का ओवर पावर्ड होंगे। वहीं पे ये सब आगे से कहता है कि कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि लीडर बोर्ड क्या चीज है, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं ही इस दुनिया का भगवान हूँ। सत्य में ये साओ ने यहाँ पे 10 बिलियन खर्चा किए हैं, तो फिर उसे यहाँ पे 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स अलग से भी मिलने हैं जो कि उसके वो इन्ने टैलेंट की वजह से हुआ होगा। इसके बाद ये साओ टाइम को वेस्ट ना करते हुए उस हिडन डंजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ से उसे अंडा मिलेगा। इबिसु उससे पूछता है कि यहीं पे ही है क्या वो हिडन डंजन, कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है। तो ये सब आगे से बताता है कि वो यही जगह है और यहीं पे ही ड्रैगन लेयर है। इसके बाद हम लोग गेम के अंदर ही किसी दूर इलाके में एक स्टेल्थ वॉकर को देखते हैं जो इलाइट गॉब्लिन्स को यहाँ पे हंट कर रहा था और वो इजीली इन्हें हंट कर रहा था, जबकि इसका लेवल सिर्फ 3 था, जिसको सुन के ये हैरान हो जाता है कि कोई यहाँ पे लेवल 10 पे पहले ही पहुंच गया जबकि वो सिर्फ लेवल 3 पे है। उसे यही लग रहा था कि गेम के अंदर कुछ तो ग्लिच है जिसका एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से ही ये साओ यहाँ पे लेवल 10 पे पहुंच गया है। हालांकि ये एक्साइटेड था कि इसे यहाँ पे कोई राइवल मिल गया। इसके बाद ये साओ उस कोऑर्डिनेटर वाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ड्रैगन लेयर है। इसके बाद ये साओ एक पत्थर के ऊपर हाथ रखता है तो वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उस वजह से यहाँ पे जो हिडन लेयर थी वो एक्टिवेट हो जाती है। ये साओ से कहा जाता है कि ये एरिया एकदम खतरनाक है, अभी के अभी भाग लो यहाँ से। हालांकि डोलोरस ये देख के हैरान हो जाती है कि उनके गाँव के बगल में ही साला यहाँ पे एक हिडन लेयर है जिसके अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा है और एक ड्रैगन यहीं पे ही रहता है और उन लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन एक बच्चे को पता है जो आज ही यहाँ पे आया है। इसलिए डोलोरस आगे से हाथ खड़े कर देती है ये कहते हुए अगर ये ड्रैगन है, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चे कि मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ अकेले। जिस पे ये सब आगे से कहता है ये तो मुझे भी पता है, इसलिए हम ड्रैगन से फाइट नहीं करने वाले, बस अंदर देखेंगे और भाग आएंगे। इसने दोबारा झूठ बोला। ये सब इस हिडन डंजन की कहानी भी बताता है कि कई सालों पहले एक 100 लेवल का बजरकर हुआ करता था जिसने अचानक से यहाँ पे इस हिडन क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया था, जिसको ड्रैगन के अंदर जाके इस ड्रैगन लेयर के अंदर जाके इसे एक्सप्लोर करना था। उसने डंजन एंट्रेंस को तो एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन विलेज के अंदर किसी ने भी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं किया, जिससे नाराज होकर वो अकेले ही इस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए चला आया, लेकिन वो कभी वापस लौटा ही नहीं, यहीं पे ही रह गया। इस पे इबुसु उससे पूछता है कि तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। इस पे ये सब आगे से कहता है कि मैंने उसके बैटल फुटेज को यहाँ पे हाई प्राइस पे खरीद लिया और थोड़ी बहुत ताक झाक करने के बाद में मुझे इस हिडन डंजन के बारे में पता चल गया और ये भी पता चला कि इस डंजन के अंदर एक ड्रैगन एग भी है। जिसको सुन के इबुसु और डोलोरस दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो ये साओ से कहते हैं बेटा मेरी बात मानो, एक ड्रैगन का अंडा चुराना ड्रैगन को मारने जितना ही कठिन है और उससे कहीं ज्यादा कठिन है। अगर तुम इस काम के लिए मुझे लेके आए हो तो पेमेंट वापस ले लो, लेकिन मैं जा रही हूँ यहाँ से। इबुसु भी कहता है कि अगर तुम वो अंडा प्लान करने की कोशिश करो ना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी ही तोड़ दो भाई साहब, हमें जाने दो यहाँ से। ये साओ डोलोरस को अब सिस्टर ताओ बुलाता है तो फिर हम इसे यही बुलाएंगे। ये साओ सिस्टर ताओ से कहता है कि आप एक गॉड अटायर की प्रोफेसर है, सॉर्सरस है। भाई पता नहीं मेरा भाई प्रोफेसर से क्या लेना देना है, मेरा मूड खराब हो गया है भाई बार बार बोल के इसे। और वो ताओ से कहता है कि इतना भी ना घबराओ यार, तुम एक पावरफुल सॉर्सरस हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, ये बस एक छोटा सा ड्रैगन ही तो है और तुम एक ग्रेट गॉड अटायर की सॉर्सरस हो, तुम तो इसे आंखें झपक के ही मार दोगी। इसके बाद हमें वो ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके पास स्किल होली जजमेंट थी और इसका नाम रेडिएंट ड्रैगन है और ये टॉप 5 पे है, यानी कि इसका जो टायर है वो 5 पे है। भाई तो ये सोने के ऊपर सो रहा था, साले सिक्के गड़ते नहीं तेरी छाती में। इबुसु तुरंत कट लेता है ये कहते हुए भाई साहब आप लोग समाइए, मैं केव के बाहर इंतजार करता हूँ आप लोगों का। सिस्टर ताओ आगे से कहती है कि ये टायर 5 का ड्रैगन है। अच्छी बात यह है कि मैं अपने साथ टेलीपोर्टेशन स्क्रोल लेके आई हूँ, कॉन्ट्रैक्टर मरता है तो मरने दो, खुद की जान बचाना जरूरी है। ऐसा उनसे पूछता है कि आप इसे मैनेज कर लेंगी, आप इसे पकड़ सकती है ना। जिसपे सिस्टर ताओ आगे से बताती है कि टायर 3 का ड्रैगन अकेला ही एक इंटायर गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ऊपर से ये वाला रेडिएंट ड्रैगन है, टॉप टायर ड्रैगन्स में से एक, अगर हम इससे भिड़ेंगे तो चांस 0 से भी कम है। जिसपे ये सब आगे से कहता है तो कमाल की बात है यार, अगर ये इतना ज्यादा खतरनाक है तो फिर इसका अंडा भी खतरनाक होगा, मुझे किसी भी कीमत पे इसका अंडा चाहिए।
सिस्टर ताओ उससे कहती है अंडा चाहिए, अकेले ले लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये सौ पीछे से कहता है कि आप डबल पैसे ले लेना, कमीशन में दे दूंगा आपको। लेकिन सिस्टर ताओ भी नहीं मानती, ये कहते हुए कि जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। पैसा डबल करने से जीतने के चांस बढ़ेंगे नहीं। ये सब आगे से कहता है कि हमें लड़ना नहीं है, बस समय निकालना है ताकि मैं अंडा लेके यहाँ से कट सकूं। सिस्टर ताओ भी नहीं मानते, ये कहते हुए रेडिएंट ड्रैगन है ये बेटा, टायर 5 का, तुम्हें लगता है कि हम इसके खिलाफ कुछ भी कर पाएंगे? ये सब आगे से कहता है ट्रिपल कमीशन, जिसपे सिस्टर ताओ आगे से अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर देती है कि जान है तो जहान है। इसको चेंज करके वो कहती है पैसा है तो जान जहान है, और वो इस चीज के लिए मान जाती है। ये कहते हुए इसके लिए तो जान भी निछावर कर देंगे हम। इसके बाद वो अमित शाह वाले वर्जन के अंदर आ जाते हैं और पूरी जान लगा देती हैं। ये कहते हुए कि 3 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट में जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, जिसके बाद हम लोग टेलीपोर्ट मार लेंगे यहाँ से। और वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए ये सौ के जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन्हें यहाँ पे डबल कर देती हैं। बेसिकली लाइफ एट्रीब्यूट यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट यानी कि ताकत से, और एजिलिटी यानी कि स्पीड से। जिसके बाद वो ये सौ से कहते हैं कि ये बफ सिर्फ 3 मिनट तक ही चलेंगे, जिससे तुम सर्वाइव कर पाओगे। 3 मिनट के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जाओ, जो करना है जल्दी करो। जिसके बाद सिस्टर ताओ ड्रैगन से भिड़ने के लिए चली जाती हैं और आगे से वो यहाँ पे आइस आरो का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगती हैं, जिससे कई सारे आइस के क्रिस्टल ड्रैगन के अंदर घुस जाते हैं। इसी बीच हम लोग ये सौ को देखते हैं जो कि दबो पैरों से अंडा उठाने के लिए जा रहा था, और वो उनसे कह ही रहा था कि ड्रैगन भाई साहब पीछे ना देखिएगा, पीछे ना देखिएगा। ड्रैगन आगे से अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर ताओ के ऊपर फ्लेम से अटैक करता है। अब इनके पास सिर्फ 1.5 मिनट बाकी थे और सिस्टर ताओ की एनर्जी खत्म हो रही थी। हम लोग ये सौ को देखते हैं जो कि अंडा ने उठा पा रहा था, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वजन था। वो इबुसु से कहता है कि हाथ लगा दे भाई, तो इबुसु आगे से मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन वो मदद की जगह पे ना मदद कर देता है किसी भारी चीज को गिरा के, जिससे रेडिएंट ड्रैगन का फोकस इन दोनों के ऊपर चढ़ा जाता है। वो आगे से कहता है मेरा बच्चा चुराओगे तुम लोग, और वे लोगों के ऊपर चीखते हुए कहता है अंडा लेके जाओगे सालों मेरे, मैंने उसे अपने अंदर से निकाला है, बीवी नहीं है मेरी। इसके बाद वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और उनके पीछे भागने लगता है। ये सौ इबुसु से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम 2 कौड़ी के इंसान हो यार, तुमसे कहा था मदद करो, ये थोड़ी नहीं कहा था कि बवाल कर दो। अब वो हमारे पीछे पड़ चुका है। जिसपे इबुसु भागते हुए कहता है कि अभी भागो, बाद में चिल्ला लेना। इसके बाद वो दोनों सिस्टर ताओ के पास आ जाते हैं, ये कहते हुए कि मदद करो बहना, मदद करो। जिसपे सिस्टर ताओ आगे से आइस वॉल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आइस की जमीन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन रेडिएंट ड्रैगन आगे से रेडिएंट किंग्स ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए एक आग का गोला मारता है, जो कि एक बार में ही पूरी आइस वॉल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर सिस्टर ताओ भी आगे से भागते हुए कहती है कि अब तो मैं भी भागूंगी। ये सब आगे से कहता है कि आप क्यों भाग रही है, आपको तो मदद करनी है ना। इस पे ताओ आगे से कहती है कि मुझे भी भागना पड़ेगा भाई, तुम्हें क्या लगता है बाहुबली थोड़ी ना हो, चीट थोड़ी ना मेरे पास है इनविजिबल वाला। 3 मिनट बोला था तो 3 मिनट खत्म हो गए, भागो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद ये तीनों ही अपनी बूंद बचाते हुए ड्रैगन लेयर से बाहर आ जाते हैं और सही सलामत थे ये। सिस्टर ताओ आगे से कहती है मरते मरते बचे हैं, पता नहीं पैसा ये क्या क्या करा देगा हम लोगों से। इसके बाद वो ये साउ से कहती है कि ये अंडा हैच होके टॉप 5 टायर के ड्रैगन के अंदर बदलेगा, इसलिए ये सब कुछ वर्थ इट है। जिसके बाद वो ये साउ से कहती है कि मेरा कमीशन ना भूलना। इस पे ये साउ आगे से कहता है कि अभी की अभी पेमेंट कर दूंगा मैं आपकी। इसे सिस्टर ताओ की जो फेवर एबिलिटी है वो यहाँ पे ये साउ के लिए बढ़ जाती है 60 पॉइंट से। इसके बाद अगला नंबर बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, जिसके बाद वो अपने हाथ को अंडे के ऊपर रखता है। वहीं पे इबुसु ये साउ से कहता है अगर ये अंडा टूट के अंदर से कुबड़ा ड्रैगन निकला तो फिर सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये साउ से कहता है टोना न लगाओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा साला टोना लगाना एक काम है, तुम वेल्थ नहीं सेट गॉड हो। इसके बाद ये साउ अंडे के ऊपर हाथ रखता है और अंडे को फोड़ देता है, तो फिर उसके अंदर से ड्रैगन बाहर निकलता है। फिर ये साउ उसे देख के हैरान था, क्योंकि इसका रंग हरा था। कि सिस्टर ताओ भी आगे से कहती है कि ये तो रेडिएंट ड्रैगन जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, ड्रैगन ने बोला था कि उसी ने अंडा दिया है, कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें, कहीं उसने भी तो अंडा नहीं चुराया अपनी बीवी के पास से। कि ये सब भी आगे से कहता है इसका कलर हरा क्यों है भाई। जिस पे इबुसु आगे से कहता है कि रेडिएंट ड्रैगन ने पक्का चीटिंग की होगी। लेकिन जब हमें इस ड्रैगन के बच्चे के स्टैट दिखाए जाते हैं तो हम लोग दंग रह जाते हैं। भाई का टाइप अजुरा स्काई ड्रैगन है, इसका टायर मिथिकल है, लेवल अभी सिर्फ 1 पे है, इसका स्टैट्स स्ट्रेंथ 500 है, कॉन्स्टिट्यूशन 500 है, एजिलिटी 500 है, स्पिरिट 500 है। टैलेंट में भाई के पास एब्सोल्यूट सपरेशन है, क्योंकि भाई अपना मिथिकल टायर का बेस्ड है अजुरा स्काई ड्रैगन, तो फिर ये नेचुरली जो लो टायर के क्रिएचर्स हैं उन्हें यहाँ पे सप्रेस कर सकता है। तो फिर जो इससे लो टायर के यहाँ पे क्रिएचर रहेंगे उनके ऊपर ये 30% ज्यादा डैमेज मारेगा और उनसे 30% कम डैमेज लेगा जो मिथिकल टायर से कम के रहेंगे। और कि भाई अपना यहाँ पे ड्रैगन किंग है, अजुरा स्काई ड्रैगन है, एक सुप्रीम बिंग है ड्रैगन रेस के अंदर, तो फिर ये नेचुरली जितने भी ड्रैगन टाइप क्रिएचर्स हैं उनके ऊपर भी 50% का एक्स्ट्रा डैमेज मारेगा, और जो इससे नीचे के रहेंगे यानी मिथिकल टायर से नीचे के रहेंगे ड्रैगन्स, ये उनसे 50% कम डैमेज लेगा। क्योंकि भाई के पास मिथिकल ब्लड लाइन है, एक मिथिकल टायर का ये बीस्ट है अजुरा ड्रैगन, तो फिर इसके जितने भी यहाँ पे स्टैट्स हैं वो सभी एकदम जल्दी जल्दी बूस्ट होते हैं। यानी कि इसका माना एनर्जी कम होगा तो वो 200 सेकंड के अंदर ही रीजनरेट हो जाएगा। 200 सेकंड ही इसकी एचपी यहाँ पे 100% हो जाएगी, माना भी। स्किल्स में भाई के पास अर्थ शेकिंग ड्रैगन रॉर है, जिससे ये पूरे एक ग्रुप को स्टन कर सकता है, यानी
यानी कि शून्य कर सकता है। साथ ही में भाई के पास एक और स्किल है जिसके अंदर ये यहाँ पे ड्रैगन की बिजली मार सकता है, यानी कि ये दहाड़ेगा तो आसमान से बिजली गिरेंगे एनिमीज के ऊपर, वो भी 20 मीटर के रेडियस के अंदर, और 1.5 सेकंड के लिए वो उसे स्टन भी कर सकती है। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, बाहुबली या फिर नाहुबली है, कोई भी टायर का बीस्ट हो स्टन होगा ही होगा। ड्रैगन किंग्स ब्रेथ है, सिंगल टारगेट स्ट्राइक वाला है, यानी कि ये आग की बीम मारेगा किसी एनिमी के ऊपर जो 500% का डैमेज मारेगी। और क्योंकि ये ट्रू डैमेज अटैक है तो फिर ये एक जब एनिमी के ऊपर लॉक हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। कोई फायदा नहीं कि बंदा कितना ही डॉज करने में माहिर हो, वो उसके ऊपर लगनी ही लगनी है। एक और चीज है जिसका नाम ट्रू ड्रैगन किंग्स रायत है, एक यूनिक टैलेंट स्किल है। क्योंकि ये अज़ूरे ड्रैगन है तो फिर ये जहां भी जाता है तो इसकी जो रेस है वो अनकंट्रोलेबल है, यानी कि ये जहां भी जाएगा सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। तो फिर इससे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये आसपास के एनिमीज के ऊपर भी डैमेज मारता रहेगा अगर ये आसपास के एनिमीज से गुजरे तो। लेकिन इसके स्किल को एक्टिवेट करने के बाद में 30 दिनों के लिए इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 50% से कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे तो फिर एट्रीब्यूट्स दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। ये तीनों ही आगे से कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही ब्रोकन कैरेक्टर नहीं है, इसकी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो सभी ब्रोकन है, कोई इनका तोड़ ही नहीं है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये सिर्फ बच्चा है, लेवल 1 का बच्चा। ये सब आगे से कहता है ये सिर्फ लेवल 1 पे है, लेकिन इसके स्टैट्स और बाकी सब कुछ एकदम हाई है। इबुसु ये साउथ से कहता है बच्चे तूने गोल्ड के ऊपर हाथ मारा है। सिस्टर तो भी आगे से कहती है इसका फ्यूचर अनइमेजिनेबल है, ये डिस्ट्रक्टिव है और ये जितना ज्यादा बड़ा होते जाएगा उतना ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। ये सब ड्रैगन बेबी से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यार तुम बाहुबली निकलोगे, क्योंकि तुम ग्रे हो तो फिर मैं तुम्हें ग्रे बुलाऊंगा। भाई हरा है वो, लेकिन इसे ग्रे ही बुलाया जाएगा तो फिर हम इसे ग्रे ही बुलाएंगे। इबुसु आगे से कहता है कि चलो तुम्हारे इस पेट के साथ में मुझे कोई तुम्हारा पेट नहीं समझेगा अब। लेकिन तभी ये साओ की नजर इबुसु के हाथ के ऊपर पड़ती है तो वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वहीं पे ये साओ अभी तक यहाँ पे इबुसु को उसके नाम से नहीं बुलाता, उसे मेढक ही बुलाता है। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि पहले तो मेरा नाम इबुसु है, मुझे ये बुलाया करो, मेढक नहीं हो, मैं तुम्हारा मुंह पे छाप मार दूंगा तेरे। ये साओ आगे से कहता है ठीक है, लेकिन ये दिखने में बैज लगता है, ये है क्या चीज। जिसपे इबुसु आगे से बताता है कि जब वो लोग ड्रैगन लेयर के अंदर थे तो फिर ये उसने वहां से उठा लिया था और वो वापस मांग रहा था कि वापस दो मुझे ये। तो आगे से बताते हैं कि ये शायद से कैलेमिटी टायर का मार्क ऑफ फेरोसिटी हो सकता है। इस बैच का नाम मार्क ऑफ फेरोसिटी है, इसका ग्रेट कैलेमिटी है। अब ये एक तरीके से यहाँ पे बूस्ट की तरीके काम करता है। अगर ये मार्क ये 100 के पास है तो फिर उसके जितने भी स्टैट्स हैं वो 10% से बढ़ जाएंगे। सत्य में फेरोसिटी मार्क का एक यूनिक इफेक्ट भी है, जिस किसी के पास भी ये मार्क होगा तो फिर उसके पास यहाँ पे अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, जिससे यहाँ पे उसकी जितनी भी स्किल्स हैं वो सभी ट्रिगर हो जाएंगी। उनके जो क्रिटिकल और बेसिक हिट रहेंगे उनका जो बेसिक रेट रहेगा वो 20% से बढ़ेगा, जो क्रिटिकल हिट रहेगा वो 100% से बढ़ जाएगा। साथ ही में इसका एक यूनिक इफेक्ट था जो कि एक्टिवेट था, इसका नाम फियर्सिस मास्कर था। इस मार्क की जो पावर है वो एकदम से अनलॉक हो जाएगी और 1000 स्पिरिट डैमेज देगी टारगेट के ऊपर। साथ ही मेरे क्रिटिकल हिट भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, लेकिन इसका कूल डाउन 10 दिन है। सिस्टर ताओ को यकीन हो जाता है कि ये सच में यहाँ पे कैलेमिटी टायर का ही बैज है। वहीं पे इबुसु इस बैज को वापस मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, मुझे ये वापस चाहिए। इस पे ये साओ उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारी जान जाते जाते बची है, तो कंपेंसेशन के तौर पे मैं इसे वापस लेने वाला हूँ। लेकिन इबुसु को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो उससे कहता है कि मुझे वापस दो, नहीं तो तुम्हें हर दिन के लिए मुझे 10,000 कॉइन देने पड़ेंगे। तो फिर ये साओ आगे से जवान पलट लेता है। वो आगे से कहता है यार हम दोनों प्यारे दोस्त है यार, इबुसु तुम समझते क्यों नहीं, इतना ज्यादा कंजूस ना बनो, पैसों की बात आते ही तुम तो पिघल जाते हो। इबुसु आगे से कहता है कि ये सब बंद करो, मीठी मीठी बातें, साला जब भी तुम्हें जरूरत होती है तो साला तुम मुझे नाम से बुलाते हो, जैसे ही नहीं तैसे ही मुझे मेढक बुलाने लगते हो। लेकिन ये सब बैच वापस नहीं करता तो नहीं करता। वो इबुसु से कहता है इस बैच के साथ में वो लोग यहाँ पे गॉब्लिन्स को इजीली यहाँ पे खत्म कर सकते हैं और बहुत ज्यादा फॉर्चून कमा सकते हैं। ये सब जैसे इस बैच को पहनता है तो फिर वो एक हिडन क्वेस्ट को यहाँ पे ट्रिगर कर देता है। हिडन क्वेस्ट का नाम था दी फॉरबिडन एजुडिकेटर। फॉरबिडन का मतलब होता है किसी चीज पे पाबंदी लगा देना, यानी कि घर से बाहर ना निकलना, तो यानी कि तुम्हारे पर फॉरबिडन लगा दिया गया है। इस क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है कि हालांकि माइटी किंग ऑफ फॉरसिटी अबाज द्वारा सोक कर लिया गया था, यानी कि खत्म कर लिया गया था, खा लिया गया था, लेकिन इस बैच को पहनने वाला अब यहाँ पे इसकी सच्चाई के बारे में जानेगा। इस हिडन क्वेस्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव था, यानी कि महत्व था कि ये सौ को अब यहाँ पे फेरोसिटी का फैंग ढूंढना होगा। हालांकि इन दिनों को घंटा समझ में नहीं आता कि ये क्वेस्ट का मतलब क्या है और क्या करना है, लेकिन सिस्टर ताओ को यहाँ पे फैंग ऑफ फेरोसिटी के बारे में पता था। वो आगे से बताती है कि एक गॉड टायर का असैसिन डैगर है, जिसको यहाँ पे अबाइजल बीस्ट के दांतों से बनाया गया है। फैंग का मतलब दांत ही होता है और ये वेपन काफी ज्यादा जाना माना है, क्योंकि ये जो एक्सप्लोसिव अटैक करता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है।